टीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। टीएससी और रूपा तिर्की मामले को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिला। इस दौरान उन्होंने रूपा तिर्की मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की और टीएससी के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ बीजेपी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। की शांति के लिए हम सब लोग न्याय दिलाने के लिए संकल्पित हैं। और दूसरा विषय था टीएससी संविधान में शेड्यूल 5 पर हम सब लोग जानते हैं कि आदिवासियों के हित के लिए राज्यपाल महोदय को विशेष अधिकार मिला है। उसी में टीएससी की गठन, उसी में कई प्रकार की चीज़ें हैं। उसके संदर्भ में राज्य की सरकार ने टीएससी को हाईजैक करने का, पपेट बनाने का, कठपुतली बनाने का जो काम किया है, इस संदर्भ में भी हम सब लोगों ने राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने ध्यान आकर्षित किया है। और हम लोगों ने कहा है कि इस प्रकार से जो काला कारनामा हुआ है मंत्रिमंडल में, उस पर अविलंब रोकने का काम किया जाए। राज्य हैं, जो 10 राज्य हैं, वहाँ के गवर्नर को, वहाँ के राज्यपाल को संविधान में विशेष अधिकार दिए गए हैं। और उसमें जो टीएससी का विषय है, आदिवासी परामर्शदात्री परिषद का जो विषय है, उसके गठन करने का, उसको संचालित करने का, या उसके जो कौन अध्यक्ष होंगे, कौन उपाध्यक्ष होंगे और कौन सदस्य होंगे और कौन इसके अधिकारी होंगे और कौन कर्मचारी होंगे, इन तमाम चीज़ों को नियुक्त करने का अधिकार संविधान में गवर्नर को दिया गया है। और यदि गवर्नर को नियुक्ति का अधिकार दिया हुआ है तो उसको संचालित करने के लिए जो भी नियम बनेंगे, जो भी नियमावली बनेगी, वह गवर्नर ही नियमावली बनाएंगे। तो चलिए, आज के दिन चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। राजेश ठाकुर कार्यकारी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, प्रदीप सिन्हा बीजेपी के प्रवक्ता। राजेश जी, प्रदीप जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जी नमस्कार। जी नमस्कार। राजेश जी, पहले आपके पास आऊंगा। जिस तरह से कल के दिन एक बड़ा बदलाव किया गया, अब पूरी जिम्मेदारी मतलब कि सर्वे सर्वा आप सीएम ही रहेंगे, इसमें ये अचानक नियमावली में बदलाव क्यों किया गया? आखिर आपत्ति क्या थी पुरानी नियमावली से? राजेश जी देखिए, पहले बहुत सारे नियमावली ऐसे हुए हैं जिसमें संशोधन किया गया है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहले तो बता दूं आपको। और ये ऐसा नहीं है कि पहला राज्य है जहां पर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य छत्तीसगढ़ में जब आदरणीय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब भी वहां पर भी 2006 में इस तरह का संशोधन लाया गया था। तब तो किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई थी। अब हम समझते हैं यहाँ पर जो इस तरह का कदम उठाया गया है, तो इसमें बेवजह की राजनीति हो रही है। जब भी कोई आप बात करे तो पहले इतिहास में एक बार झांकने का काम करे कि पहले आपने क्या किया है। आपको लगे कि आपने सही किया है तो उसको सही मानिए। अगर आपको लगे कि गलत किया है तो निश्चित रूप से विरोध कीजिए। अगर लगता है कि छत्तीसगढ़ में गलत किया है और उसके लिए ये माफी मांग लें और अभी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं तो ठीक है, कहीं कोई एतराज नहीं है। वहां भी तो राज्यपाल रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं परेशानियां, देखिए, अब पिछले 20 वर्षों में ये जो होना था वो नहीं हो पाया। और अब जब लगा कि इसकी जरूरत है तो सरकार ने वो संशोधन लाने का काम किया है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और महामहिम है हर चीज के लिए। नहीं तो राजेश जी, मैं ये मानूं ना, फिर आदिवासियों के जीवन में विकास को लेकर अब पूरी क्रांति अब ला देंगे, पूरा परिवर्तन कर देंगे आप लोग इस बदलाव के बाद? नहीं, किसी भी बदलाव के बाद क्या पूरी क्रांति हो गई है? ऐसा नहीं होता है। एक सुधार की प्रक्रिया चालू होती है। कितनी सफलता मिलती है वो समय बताएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रयास छोड़ दें। हम प्रयास करेंगे कि जो यहाँ के आदिवासी जनजाति हैं उनको उनका लाभ मिले। और टीएससी का पिछले 1.5 वर्षों से गठन नहीं हुआ था। लगातार हम प्रयास कर रहे थे कि टीएससी का गठन हो। प्रदीप सिन्हा भी लाइव में बैठे हुए हैं। प्रदीप जी, बताइए, आज के दिन जो आपका एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था रूपा तिर्की मामले को लेकर, टीएससी में जो बदलाव हुआ इसको लेकर, क्या कहना है इस पर? प्रदीप जी देखिए, आज प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गया था महोदय का राज्यपाल जी से मिलने के लिए। और उन्होंने रूपा तिर्की का मामला, जो लंबे समय से परिवारजन की मांग कर रहे हैं, सीबीआई से जांच कराई जाए, चूंकि मौत संदेहास्पद है।
और कई आदिवासी संगठन भी चरणबद्ध ढंग से आंदोलन चला रहे हैं कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए और उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। एक तो बिंदु ये था। उसके अलावा टीएसी में जो बदलाव करने की कोशिश कैबिनेट के माध्यम से की गई, उसको लेकर हम लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है और निश्चित रूप से जो प्रावधान किए गए, सरकार को यह बताना होगा कि आखिर आवश्यकता क्या आन पड़ी कि इन चीजों में संशोधन करना पड़ा आपको। तो एक मैं निश्चित रूप से पीछे जाना चाहूंगा जरा। जो वाकया समझ में आता है कि 2 बार फाइल भेजी गई टीएसी के मेंबर्स की राज्यपाल महोदया के पास और उन्होंने फाइल लौटा दिया कुछ पेजी के साथ। सरकार को इस पेजी का समाधान करना चाहिए, न कि टकराव की मुद्रा में आना चाहिए। जहां तक प्रश्न है कि अगर मुख्यमंत्री को लगता हो कि राज्यपाल महोदया हमारी बात नहीं मान रही है, तो ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, मुख्यमंत्री जाकर उनसे बात भी कर सकते थे और उनके शंकाओं का निराकरण भी कर सकते थे। लेकिन एक अड़ियल रुख पर सरकार जिस तरह से चलती हुई दिख रही है कि आपने नहीं माना तो नहीं माना, हम इसमें संशोधन करके रास्ता ही अलग अख्तियार कर दें, तो इस बात को लेकर आपत्ति है। अब देखिए, अभी तो हम लोगों ने शुरुआत की है आपत्ति करके, महोदया को ध्यान आकृष्ट किया है ज्ञापन के माध्यम से, और सारी चीजें चूंकि कानूनी और संवैधानिक है तो जाहिर तौर पर ये लड़ाई फिर आगे भी जाएगी। ठीक है राजेश जी, मैं ये जानना चाहूंगा, रूपा तिर्की मामले में अभी तक देखिए खुलासा नहीं हुआ, जांच लगातार अभी भी जारी है, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है उनके परिजनों की भी तरफ से लगातार। फिर आखिर कुछ कड़े कदम क्यों नहीं उठाए जाते, कड़ी कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जा रही है? राजेश जी सुन पा रहे हैं? प्रदीप जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर जो नियमावली में बदलाव किया गया मौजूदा सरकार की तरफ से, अगर इसी के साथ अगर सरकार चले, इसी के तहत पूरा रोड मैप अगर बनाया जाए आदिवासियों के हित में, तो क्या बेहतर काम नहीं किया जा सकता? कहा कि अभी हम लोगों ने राज्यपाल महोदया के पास अपनी आपत्ति दर्ज कराई और विपक्षी दल होने के नाते हमारा कर्तव्य होता है कि सरकार अगर मनमानी करने पर उतारू हो तो फिर हम कानून का सहारा भी देंगे और निश्चित रूप से सरकार को मनमानी नहीं करने देंगे। जिस तरह से रूपा तिर्की के मामले में सरकार मनमानी पर उतारू है और परिजनों के बार बार आग्रह के बावजूद भी मुख्यमंत्री कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, आखिर ये पंकज मिश्रा को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? पंकज मिश्रा है कौन? इसको कौन राजनीतिक संरक्षण दे रहा है? और इतना ताकतवर कैसे हो गया संथाल परगना में कि किसी की जमीन कब्जा करने का मामला हो, किसी को धमकाना हो, या फिर जो माइनिंग होती है इलीगल उसको संरक्षण देने का हो। ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि ऑडियो क्लिप के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें आई है सामने। तो सरकार को तो बताना चाहिए कि पंकज मिश्रा है कौन। जाहिर तौर पर इनके सांसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि है वे, लेकिन कोई व्यक्ति प्रतिनिधि हो सकता है, इसमें हमारी आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रतिनिधि होने की आड़ में इस तरह की गतिविधियां न चलने की हम इजाजत देंगे। और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार से हमारा आज भी आग्रह है कि उनके खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई करें, ताकि परिजनों को जिनको संदेह है कि पंकज मिश्रा की कोई न कोई भूमिका बनती है इस रूपा तिर्की हत्याकांड में, तो सरकार को भी स्पष्ट करना चाहिए। एसआईटी गठन है अभी तक, लेकिन एसआईटी की कार्रवाई आप देख रहे हैं कितनी धीमी गति से चल रही है। ठीक है, बताइए राजेश जी, मैं ये जानना चाहूंगा, रूपा तिर्की मामले में आज के दिन बीजेपी ने भी ज्ञापन सौंपा, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, परिजन भी लगातार कह रहे हैं कि उस तरह से जांच नहीं किया जा रहा है जिस तरह से होनी चाहिए, किसी को संरक्षण दिया जा रहा है, किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम बातों के बावजूद आखिर कदम क्यों नहीं उठाए जाते हैं, सीबीआई जांच क्यों नहीं की जा रही है कि जल्द से जल्द खुलासा हो जाए? सीबीआई पर भरोसा नहीं था, डबल इंजन की सरकार थी, उन्होंने कभी सीबीआई को रेफर नहीं किया थे। ऐसे मामले रांची में हुए थे और उसके लड़की के पिता को आदरणीय रघुवर दास जी ने धक्का मरवा करके बाहर निकलवाने का काम किया था। और वो लोग अगर इस तरह की बात करें, अरे एसआईटी का गठन हुआ है, आपको अगर लगेगा कि इस पे नहीं कोई कार्रवाई हुई है तो निश्चित रूप से, और अगर जहां संतुष्ट होगा उसका रूपा तिर्की का परिवार, वहीं से कार्रवाई शुरू होगी, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति करने के लिए सीबीआई को दे दीजिए, सीबीआई की क्या विश्वसनीयता रही है वो किसी से छिपी नहीं है।
सीबीआई किस तरह से एक्ट करती है, वो बंगाल और ईडी में किस तरह से काम करती है, वो बंगाल और बाकी पूरे देश में क्या कर रही है, वो किसी से छुपा नहीं है। आप उससे अगर वो उम्मीद करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सीबीआई से कोई जांच हो जा रही है तो नौरूना हत्याकांड और ऐसे कई मामले हैं बिहार में जिसका आज तक सीबीआई उद्भेदन नहीं कर पाई। तो हम समझते हैं कि ये सब राजनीति करने के लिए ठीक है कि सीबीआई की मांग करते हैं। अरे घर से निकलिएगा तो बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ी, बहुत जनहित के मुद्दे हैं और रूपा तिर्की का जो मामला है बहुत संवेदनशील मामला है। हम उसको बिल्कुल उसके पूरे परिवार को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। कहीं भी कोई भी चाहे कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों नहीं, उसको सजा जरूर मिलेगी, हम ये आपको आश्वस्त कर सकते हैं। ठीक है, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। प्रदीप जी बोलिए। जी मैं बोलना चाह रहा था कि इन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई की जांच की मांग करके राजनीति कर रही है। चलो इनकी बात एक पल के लिए मान भी दी, तो क्या रूपा तिर्की का परिवार और वो तमाम आदिवासी संगठन जो सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं वो भी राजनीति कर रहे हैं? क्या वो भी मोटिवेटेड है? इस बात की जानकारी मैं समझता हूं कि राजेश ठाकुर को भी पता है अच्छी तरह से कि कहीं ना कुछ दाल में काला है। इसलिए मुख्यमंत्री चुप्पी साधे बैठे हैं, वो कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं इस पूरे प्रकरण पर। और जिस व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है, आए दिन सुर्खियां बनती है संथाल परगना के अखबार में कि इस व्यक्ति ने फला की जमीन कब्जा कर दी, अमुक को धमकी दिया जा रहा है। किसी न किसी तरीके से जो गतिविधियां हैं इस ओर इशारा करती हैं कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। और कौन लोग संरक्षण दे रहे हैं यह राज्य की जनता भी जानना चाहती है। समझ सब कुछ रहे हैं हम, लेकिन राज्य की जनता भी जानना चाहती है कौन संरक्षण दे रहा है और क्यों चुप है। बताइए, क्या कोई संरक्षण देने की कोशिश की जा रही है? पंकज मिश्रा को बचाने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले में? राजेश जी, अगर इस तरह की कोई कार्रवाई की जा रही हो तो बताए लोग। ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता है। खामोखा में अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल उस पहलू पे भी जांच होगी। कोई व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, एसआईटी का गठन इसीलिए किया गया है कि वो सारे पहलुओं पर जांच करे। और आरोप लगाने की बात है तो पिछले 5 वर्षों में जो तांडव रहा इनके विधायक का बाघमारा में, वो किसी से छुपा नहीं है। तब तो बोलती नहीं निकलती थी किसी की, किस तरह से लगातार कार्रवाई चलती थी और किस तरह से वो रघुवर दास जी के प्रिय थे, वो किसी से छुपा है क्या जी? लेकिन देखिए, आरोप लगाने के लिए मात्र आरोप नहीं लगाना है। हम गंभीरता से इस मुद्दे को देख रहे हैं और हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति विशेष के लिए कोई छूट दी जाएगी। हम कह रहे हैं बार बार कि अगर चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसको सजा मिलेगी। और उसमें एक आदमी की अरेस्टिंग हो चुकी है, या जो भी वहां पर जो एक दरोगा का नाम आया था या क्या था, तो उस पर अरेस्टिंग हो चुकी है। और हमें लगता है कि हर मुद्दे का राजनीति, हर मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। एसआईटी का गठन हुआ है, वो अगर अपना काम कर रही है, अगर वो काम ठीक से नहीं करेगी फिर आप सवाल उठाइए। स्वतंत्र हैं आप लोकतंत्र में बोलने के लिए। बोलिए प्रदीप जी, क्या इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? क्योंकि अभी एसआईटी तो अपना काम कर रही है सर, और एसआईटी अभी रिपोर्ट अभी नहीं सौंपी है। जांच के बाद अगर कहीं खामियां देखी जाएंगी तो फिर सीबीआई का गठन किया जाएगा, सीबीआई जांच करेगी उस पर। देखिए, सवाल इसलिए उठ रहा है कि एसआईटी ने अभी केस टेक ओवर भी नहीं किया था। स्थानीय पुलिस ने कह दिया कि पंकज मिश्रा की कहीं कोई भूमिका नहीं थी। जाहिर तौर पर एसआईटी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और एसआईटी के पदाधिकारियों की गतिविधियां देखिए आप, जब रूपा तिर्की के घर पर बयान लेने आते हैं तो किस तरह से उनका रवैया होता है। कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार से सहानुभूति पूर्वक बातचीत करने के बजाय, उनका पक्ष लेने के बजाय पुलिस उन पर दबाव बनाती है। ऐसे समय में आती है जब घर पे कोई परिजन नहीं था और अधिकारी जाकर थाने में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि आधे घंटे के अंदर आओ, अपना बयान दर्ज कराना है कराओ, नहीं तो फिर हम तो चले। आप समझ सकते हैं कि किसी ने अपनी जवान बेटी खोई है, घर का कमाऊ सदस्य थी, तो कहीं पीड़ा तो होगी उसके मन में, दुख से भरा होगा वो परिवार। तो सहानुभूति की भी आवश्यकता है और पुलिसिया चेहरा जो है इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन सिर्फ रूपा तिर्की की बात के आड़ में मैं समझता हूं कि टीएसी की बात को भुलाया नहीं जा सकता। टीएसी में जो संशोधन करने के प्रयास किए जा रहे हैं, हम उसका पुरजोर विरोध आज भी किया और आगे भी करते रहेंगे। और मैंने पहले भी कहा कि कानूनी विकल्प खुला है, सरकार अपनी ओर से प्रयास करे, लेकिन हम हर उस असंवैधानिक कदम का विरोध करेंगे जहां हमें लगता है कि राज्यपाल को जो संविधान प्रदत्त अधिकार है उसमें सरकार हस्तक्षेप करने की कोशिश करे।
ठीक है राजेश जी, आज के दिन दो मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन टीएसी जिसकी नियमावली में बदलाव किया गया, चंपई सोरेन ने कहा है कि जिन आदिवासियों के उत्थान की हम बात करते चले आए हैं उसमें टीएसी का बड़ा अहम योगदान होता है। लेकिन सर, आदिवासी कई सालों से लंबा इंतजार है उनका, सरना धर्म कोड की सर वो मांग कर रहे हैं, अभी तक कुछ भी उस पर मामला सामने नहीं आया। राज्य सरकार ने केंद्र के पाले में गेंद डाल दिया, केंद्र ने कहा कि उन तमाम प्रक्रियाओं को आप पूरा नहीं किया। देखिए गेंद नहीं डाला है, प्रस्ताव पारित करके भेजा है, गेंद नहीं डाला। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। यहां से 12 सांसद जितवा के भारतीय जनता पार्टी के गए हैं, उनकी बोलती बंद है, वो वहां संसद में एक लाइन नहीं बोल सकते हैं इस सरना धर्म को पारित कर दिया जाए। तो ये सिर्फ देखिए, बयानबाजी करना और बात है, काम करना और बात है। हमने जो कहा था वो करके दिखाने का काम किया है। अगर सरना धर्म की बात कही थी तो उसको लागू करके हमने अपने तरफ से पूरा पुख्ता काम कर दिया है। टीएसी की जहां तक बात है, जो कानूनी बात कर रहे हैं, तो हमने कानून की भी जानकारी ली है और महाधिवक्ता जो राजीव रंजन जी हैं उनसे राय ली गई है और पूरे कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद ऐसा हुआ है। जब छत्तीसगढ़ में इस तरह का मामला हुआ था तो एक पीआईएल हुआ था, पीआईएल में फिर 2013 में एक जजमेंट दिया, उस जजमेंट में साफ कहा गया कि राज्य सरकार को यह अधिकार है, राज्य सरकार ने जो किया है वो ठीक किया है। ये पीआईएल पहले हो चुका है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इन्हीं की सरकार वहां थी, भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है। उनसे कुछ सहायता ले लेंगे तो हम समझते हैं कि हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होगी। अगर वहां से जानकारी ले लें कि इन्होंने पहले क्या किया है तो फिर कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ जाएगा कि जो किया है ठीक किया है। अगर रमन सिंह करे तो ठीक है और एक आदिवासी का बेटा करे तो वो गलत है, ये कहाँ की बात है। आदिवासी के लिए जब सोचता है तो तकलीफ होती है। रमन सिंह ने किया तो वो सही था, वो कैसे किया? तो इसलिए इस तरह की बातों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। केंद्र बिंदु में आदिवासी कल्याण है और उस आदिवासी कल्याण को लेकर के हम लोग को जिस हद तक जाना होगा जाएंगे और आदिवासी कल्याण के लिए जो भी करना होगा हम करने के लिए तैयार बैठेंगे। ठीक है प्रदीप जी, बताइए सर, आज देखिए आप दोनों लोग एक साथ बैठे हैं, अभी तक कभी भी ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि आखिर मामला और पेच फंसा कहां पे है। सरना धर्म कोड जिसकी मांग लंबे समय से करते चले आ रहे हैं आदिवासी, वो अपनी पहचान अस्तित्व को बचाना चाहते हैं प्रदीप जी, अभी भी वो लगातार इस चीज की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या जिस उत्थान की बात कर रहे हैं कृषि मंत्री, वो उत्थान जल्द मिलेगा? जो कहा जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से कि केंद्र के पास रिपोर्ट दे दी गई है लेकिन वहां से अप्रूवल नहीं मिल रहा है, वो कब तक हो पाएगा प्रदीप जी? जी, अभी राजेश ठाकुर जी ने कहा कि आदिवासी का बेटा, लेकिन एक आदिवासी की बेटी न्याय के लिए जिस तरह से दरवाजे खटखटा रही है वो इनके कानों तक नहीं पहुंच रहा। अब बात मैं बता रहा हूं कि जो सरना धर्म की बातें कर रहे हैं, सरना धर्मावलंबियों के साथ हम भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से उनके समर्थन में खड़ी। लेकिन राजेश ठाकुर जिस सरकार के हिस्सा है, उनकी पार्टी जिस सरकार में शामिल है, वो ये तो बताए कि धर्मांतरण को लेकर उनका मंतव्य क्या है। क्योंकि झारखंड के अंदर बड़े पैमाने पर जिन लोगों को ये संरक्षण देना चाहते हैं और जिनके बैकडोर सपोर्ट से इनकी राजनीति चलती है, तो उनके बारे में इनकी क्या राय है कि धर्मांतरण चलता रहना चाहिए। क्योंकि सरना धर्मावलंबियों की एक लंबी चिंता है, एक बड़ी चिंता है उनके समाज में, ये धर्मांतरित जो आदिवासी ईसाई बन जाते हैं वो दोहरा लाभ क्यों लेते हैं। तो इस पर कांग्रेस पार्टी कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि सुविधा की राजनीति जहां हो वहां बीजेपी पर प्रश्न खड़ा करती है। लेकिन जब अपने अनुकूल नहीं हो तो फिर कोई पतली गली ढूंढने का प्रयास किया जाता है। और जहां तक प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हुआ था, मैं समझता हूं कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले की आड़ में झारखंड में भी वही कुछ करना चाहते हैं तो राजेश ठाकुर जी को वो परिपत्र जारी करना चाहिए, दिखाना चाहिए। सिर्फ इस डिबेट में आकर ये कह देना कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा किया था इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो कई योजनाएं ऐसी चलाई कि वहां के आदिवासियों ने कभी ये भावना उनके मन में नहीं आई जो इनकी सरकार की अगुवाई कर रहे हैं हेमंत सोरेन, उनकी पार्टी हमेशा बाहरी भीतरी का झगड़ा लगाती है। और इनके प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कुछ महीने पहले फरवरी के महीने में कहा था कि मारवाड़ी वगैरह कौन होते हैं जी, इनको दोना दीजिए, कोना मत दीजिए, ये व्यवसाय करने यहाँ आए हैं, इनको यहाँ रहने का ठिकाना नहीं मिलना चाहिए। तो ये तो इनकी मानसिकता है।
लोगों को लेकर कि जो लोग यहाँ समाज में अपना लंबे समय से योगदान दे रहे हैं विकास में, समाज के निर्माण में अपना भूमिका निभा रहे हैं, वैसे लोगों के प्रति भी इनकी मानसिकता, जो कुत्सित मानसिकता कही जाती है, समय समय पर सामने आती है। ठीक है, मैं ये जानना चाहूंगा राजेश जी आपसे, क्योंकि संविधान की शेड्यूल 5 पारा 4 और सब पारा 3 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ट्राइबल के हित की चिंता राज्यपाल ही करेंगे, राज्यपाल इस गठन की प्रक्रिया को मंजूरी देंगे। तो आपको नहीं लगता कि संविधान के साथ, उन सारे नियमों के साथ भी यहां पर अब छेड़छाड़ है? नहीं, देखिए, अब कोई संविधान में इतने संशोधन हुए हैं, अगर हम हर संविधान में हुए संशोधन को हम संविधान के साथ छेड़छाड़ बताएंगे तो ये कैसे होगा? समय समय पर ये होता आया है, इसमें कहीं कोई किसी को विवाद पैदा करने की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं कि राज्यपाल की एक गरिमामयी उपस्थिति रहती है राज्य में, और वो संविधान की संरक्षक होती हैं, और उनकी भूमिका बहुत अहम होती है। राज्य सरकार जब कोई काम करती है तो निश्चित रूप से कई मामलों में उनकी जरूरत होती है, उनसे राय लेती है। अगर हमने कोई गलत किया है तो ये लोग कानून का सहारा ले, जहां जाना है जाएं। अपने पहले रमन सिंह से संपर्क करके पूछ ले कि रमन सिंह जी ने आपने किया था कि नहीं किया था। अब बताइए, जो व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष है, राज्यसभा के सदस्य हैं, वो राजभवन जा रहे हैं और उनको ये पता नहीं है कि उन्हीं के रमन सिंह मुख्यमंत्री ने यही काम किया है, तो और हम क्या कह सकते हैं? वो हमसे जानकारी मांग रहे हैं प्रदीप सिन्हा जी। मैं अभी जैसे ही ये खत्म होगा, मैं उनको 5 मिनट के अंदर में सारा कुछ भेज दूंगा, कोर्ट के पेपर से लेकर के मुख्यमंत्री ने जो किया था वो सारी चीजें 1 मिनट में चली जाएगी। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। उससे इनको एक फायदा मिलेगा कि जो कोर्ट में जाने का सोच रहे हैं वो पहले ड्रॉप कर लेंगे कि नहीं ये सही हुआ है। तो हम समझते हैं इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम विदिन ए सेकंड आपको सारी चीज भेज देते हैं, एक बार पढ़ लीजिए, फिर आगे कभी डिबेट पे आएंगे तो ये बात होगी कि हमने सही कहा था कि गलत कहा था। बोलिए प्रदीप जी। आप ही के दीपक प्रकाश जी कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष की नहीं ये गलत है, संविधान का ये उल्लंघन है, पहले भी होते आए, तो कोई ये बड़ी बात नहीं है कहना कांग्रेस का। नहीं, कांग्रेस पार्टी के अभी कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि हर संशोधन को छेड़छाड़ नहीं कहा जा सकता है। तो मैं इनको स्मरण करा दूं कि 1976 में 42वां संशोधन जब हुआ था तो संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई थी। भारतीय संविधान में सेक्युलर शब्द को घुसाया गया था उस इमरजेंसी की आड़ में, और जो प्रिएम्बल था उसमें भी बदलाव किया गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी का इतिहास ऐसा है कि प्रश्न खड़े होंगे और शक भी होगा, उन पर संदेह भी होगा। इसलिए ये जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष अपनी सफाई, लेकिन उसमें किस साल ने इनको अर्जी दी थी? देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था सागर जी। वो गड़बड़ नहीं है। उसके लिए पूरे देश के किसान, सैकड़ों हजारों किसान मर गए और आत्महत्या कर लिए, और आप उसकी चिंता नहीं की अभी तक। इनकी बारी आए तो इनकी बारी आए तो ये बोले। बोलिए प्रदीप जी, कंप्लीट करिए। इस तरह से अगर डिबेट होगा तो नहीं होगा ना। ये अपनी बारी में भी बोलेंगे, मेरी बारी में भी बोलेंगे। बोलिए जल्दी, वक्त कम है, बताइए। नहीं, मैं अपनी बात रख रहा था कि हम लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है और हम अपने स्टैंड पर कायम है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किया था, उसकी दुहाई देकर झारखंड में आप उसकी आड़ नहीं ले सकते। राज्यपाल महोदया देखेंगी, राज्यपाल महोदया की भी अपनी लीगल टीम होती है, उससे राय विचार विमर्श करेंगी वो। और भारतीय जनता पार्टी भी, जिस हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर ये उंगली उठा रहे हैं, उन्होंने भी कानूनी पहलू पर विचार करने के पश्चात ही सारे कदम उठाए। इसलिए इंतजार कीजिए। आपने अपना दांव खेल दिया, अब भारतीय जनता पार्टी जहां तक जा सकती है हम जाएं। ठीक है, चलिए आखिरी कमेंट आपका लेना चाहूंगा राजेश जी। अभी आप एक उदाहरण के तौर पर आप कृषि आंदोलन की शायद आप बात कर रहे थे, कृषि कानून को लेकर भी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये पूरा जो अब प्रक्रिया है, सरकार ने टीएससी को अपने पॉकेट में रख लिया है, अपने अनुसार अब चलाएगी, आदिवासियों के हित में काम बिल्कुल नहीं होगा, केवल सरकार कह रही है। राजेश जी। नहीं, देखिए, अब कहने के लिए तो कुछ भी कहते रहे। पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ आदिवासियों के साथ, उसका बदला आदिवासियों ने लिया। एक भी इनको सीट नहीं मिली। और जो जिस तरह से इनको पहले ये जो शिवशंकर उरांव जी और सारे लोग गए थे, ये सब आदिवासी हितों पर चिंता नहीं किए, इसलिए तो आज जा रहे हैं महामहिम के पास पूर्व विधायक होकर के गुहार लगाने।
तो हमें लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा डिबेट की बात नहीं है। अगर सचमुच में आदिवासी हितों के प्रति संवेदनशील है भारतीय जनता पार्टी, तो उनके हितों की रक्षा के लिए आगे काम करे, संघर्ष करे। चलिए, आप भी सर अगर टीएससी के नियमावली में बदलाव की तो आप भी आगे उन्हीं के हित में काम करें। आदिवासियों के उत्थान की जो बार बार बात की जा रही है, उनका उत्थान होगा तो बेहतर हमें भी लगेगा, आदिवासियों को भी सर खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त का। मैं राजेश जी आपका, प्रदीप जी आपका डिबेट में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से टीएससी इसकी नियमावली में बदलाव किया गया आदिवासियों के उत्थान के लिए, ऐसा सत्ता पक्ष का कहना है, लेकिन विपक्ष का यह कहना कि इस पूरी टीएससी की नियमावली को सरकार ने अपनी पॉकेट में डाल लिया और अब उत्थान तो बहुत दूर की बात है, विकास भी अब नहीं दिखाई देगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।